हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर हमारी आज की जो स्टोरी हमारे साथ शेयर की जैनुल ने, जो कि मालेगांव महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, और ये उनके फ्रेंड के साथ हुआ एक रियल इंसिडेंट है। आज की जो कहानी है ये दो धर्मों के बीच के अंतर को बिल्कुल खत्म कर देती है। हम इंसान तो धर्मों के बीच में फंसे रह जाते हैं, लेकिन जब एक इंसान मुसीबत में पड़ता है तो कई बार ऐसा होता है कि 2, 3, 4 सारे धर्म मिलकर उसको उस संकट से, उस मुसीबत से बाहर निकालते हैं। और उस टाइम पर इंसान एक बार भी नहीं सोचता है कि सामने वाला किस धर्म या फिर किस जाति को बिलोंग करता है। अच्छा, एक और चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक सफर में जा रहे हो एक कार के अंदर, और उस कार में आपकी आंखों के सामने एक चुड़ैल बैठी हुई है, 7 से 8 घंटे लगातार वो आपके साथ कार के अंदर बैठी और आप उसे देख पा रहे हो, कैसा लगेगा आपको? खतरनाक ना? कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की स्टोरी में। आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसे कोई रियल इंसिडेंट है या फिर कोई सुपरनैचुरल स्टोरी है तो आप हमारे स्क्रीन पे दी गई आईडीज पर मेल कर सकते हैं, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी स्टोरी को टाइप करके भेज सकते हैं, वॉइस नोट फॉर्मेट में भेज सकते हैं। और उसके अलावा उनके रिगार्डिंग कोई भी प्रूफ्स आपके पास हो तो भी आप व्हाट्सएप पर हमें इस नंबर के ऊपर ये सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। वी वुड लव टू शेयर योर स्टोरी, सो प्लीज डू शेयर योर स्टोरीज विद अस, क्योंकि हिंदुस्तान में हर इंसान के पास एक ना एक हॉरर स्टोरी तो है और आप भी उनमें से एक हैं। तो ये बात है जून 2023 की, जब बारिश का मौसम था और यहाँ पर इन 7-8 दोस्तों ने मिलकर, टोटल 8 दोस्त थे जिन्होंने मिलकर सपुत्रा घूमने का प्लान बनाया, जो कि महाराष्ट्र के अंदर एक हिल स्टेशन और बारिश के मौसम में वो बहुत सुंदर हो जाता है। एक दिन का इनका टूर था और 8 लोगों ने कंट्रीब्यूट कर एक टवेरा गाड़ी जो है वो रेंट पर ली थी। दिन फिक्स हुआ, तारीख फिक्स हुई। उस तारीख को जब निकलना था, सबने डिसाइड किया कि मॉर्निंग 7 बजे सभी लोग निकलेंगे। सभी लोगों ने इसको कॉल किया, सब लोग उठ के नहा धो के तैयार हो गए। लेकिन लास्ट मोमेंट पर इनका जो एक दोस्त था उसने मना कर दिया कि यार किसी इमरजेंसी की वजह से वो नहीं चल पाएगा। और अब ये बचे 7 दोस्त। प्लान बन चुका था, गाड़ी का रेंट भी जा चुका था और 7 दोस्तों ने डिसाइड किया कि यार ठीक है, ये नहीं चल रहा है, हम लोग चलते हैं, हम लोग घूम कर आएंगे। तो जो जैनुल था उसने, वो अपने घर से तैयार था बिल्कुल। तो जब गाड़ी इसके घर के पास में, तो दोस्तों ने कॉल कर दिया कि हम यहाँ पर खड़े हैं, तू आ जा। तो ये अपना बैग वैग लेकर निकल रहा था। तो इन्हीं के मोहल्ले के अंदर एक और लड़का रहता था, उसको देखकर पूछता, यार जैनुल कहाँ जा रहा है? तो जो दूसरा लड़का था, ये इसका नाम था उज़ैफा। उज़ैफा भी जैनुल का ही अच्छा दोस्त था। तो जैनुल ने उज़ैफा से बोला कि यार भाई, हम लोग ना सपुत्रा घूमने जा रहे हैं और आज जाएंगे और रात तक हम लोग वापस भी आ जाएंगे। इनके यहाँ से करीबन 5-6 घंटे का ड्राइव रहा होगा। तो उज़ैफा बोलता है, यार तू जा रहा है तो मैं भी तेरे साथ चल लूं, अगर तुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उज़ैफा 2 मिनट के लिए सोचता है, उसके दिमाग में आता है कि अपना एक दोस्त कम हो गया है। लेकिन जैनुल सोचता है, लेकिन जैनुल बोलता है कि यार उज़ैफा को बाकी दोस्त जानते नहीं। तो वो कहता है कि यार देख, तू मेरा दोस्त तो है, लेकिन मेरे बाकी दोस्त तुझे जानते नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से बात कर लेता हूँ, फिर तेरे को बताता हूँ। उसने बोला, हाँ भाई, तू आराम से बात कर ले, अगर उनको दिक्कत नहीं है तो यार मैं भी तुम्हारे साथ चल लूंगा। तो जैनुल अपने दोस्तों को फोन करता है और ऐसे से बताता है कि यार हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता है, मेरा दोस्त है वो, और वो कह रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो सभी दोस्त आपस में डिस्कस करते हैं कि बोले यार देख, अपना एक दोस्त ने मना कर दिया आने को, गाड़ी में एक सीट खाली है, और दूसरी बात है कंट्रीब्यूटिंग गाड़ी है, तो सबका पैसा लगा है। अभी हम साथ जाएंगे तो भी पैसा देना है, एक आदमी आ गया थोड़ा पैसा बढ़ जाएगा, अच्छा रहेगा। तो उन्होंने हाँ बोल दिया। इधर से जैनुल जो है वो उज़ैफा को बोलता है कि भाई तू भी चल ले, लेकिन तेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, क्योंकि हम पहले ही लेट हो चुके हैं। 7 बजे निकलना था, 8:15 अभी हो चुके हैं। अगर तू ज्यादा टाइम लेगा तो फिर हम लोग तेरे को नहीं लेकर चल पाएंगे। उसने बोला कि भाई तू मुझे ना मात्र 10 मिनट का टाइम दे, गाड़ी पे पहुंच, मैं भी पहुंच रहा हूँ। उज़ैफा फटाफट अपने घर पहुंचता, अपना सामान पैक करता और सामान पैक करके ये इन लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। गाड़ी में सभी लोग बैठते हैं, एडजस्ट होते हैं और फिर गाड़ी स्टार्ट होती है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं, उज़ैफा इनमें से सिर्फ जैनुल को जानता था और किसी को नहीं जानता था। इस गाड़ी के अंदर ये लोग 8 दोस्त थे, उनमें एक था रिजवान। रिजवान के साथ उसका एक 8 साल का बेटा भी था। टवेरा गाड़ी आप सभी लोगों ने देखी होगी, उसमें फ्रंट सीट पर रिजवान और उसका बेटा बैठा हुआ था, मिडिल सीट पर बाकी के 4 दोस्त बैठे हुए थे, और बैक सीट के ऊपर भी बाकी के 3-4 दोस्त ही सब थे। 3 दोस्त जो बचे हुए हैं, मतलब 3 दोस्त बीच में, 4 दोस्त पीछे, आगे रिजवान और उसका बेटा बैठा हुआ था। उज़ैफा के फादर जो थे वो बेसिकली तंत्र मंत्र जानते थे, वो झाड़ फूंक किया करते थे, और उन्हीं के साथ साथ उज़ैफा भी ये काम उनसे सीख रहा था, उनके साथ वो भी ये काम किया करता था। गाड़ी स्टार्ट हुई, जब ये लोग बैठे तो उज़ैफा ने देखा कि फ्रंट सीट पर जो रिजवान और उसका बेटा बैठा हुआ है, उन्हीं के साथ साथ वहां पर एक लड़की भी बैठी हुई है।
एक लड़की जिसके बाल बिखरे हुए हैं, उसकी मांग में बिखरा हुआ सिंदूर है, थोड़ी अजीब सी शक्ल की वो दिख रही है और वो बैठकर सिर्फ और सिर्फ रिजवान को घूर रही है। उसे तो कुछ समझ में नहीं आया, उसने किसी से कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि अगर वो किसी को कुछ बोलता, वो जानता भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। हो सकता है कि ये तो वो समझ चुका था कि जो लड़की बैठी है नॉर्मल लड़की नहीं है, लेकिन अगर वो किसी को बोलता, वो घबरा जाते और ट्रिप कैंसिल हो जाता, उसका घूमना कैंसिल हो जाता। तो वो चुपचाप बैठा बैठा उस लड़की को देखता रहा। वो लड़की किसी और को नहीं देख रही थी और उस लड़की को भी कोई और नहीं देख सकता था। वो सिर्फ और सिर्फ उज़ैफा को दिखाई दे रही थी, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो बाकी लोग बैठे थे इंक्लूडिंग ड्राइवर, वो सब अपने अपनी मस्ती में मस्त थे। गाड़ी चल रही थी, सभी दोस्त अपना गाना वाना बातचीत कर रहे थे। मतलब वो लड़की सिर्फ और सिर्फ उज़ैफा को दिख रही थी, इतना उसको समझ में आ चुका था। करीबन आधा एक घंटा चलने के बाद एक ढाबा आया। तो इधर से ये लोग बोलते हैं यार भाई ढाबे पे खान रोक लो यार, सुबह से कोई नाश्ता वगैरह नहीं किया, बिना खाए पिए घर से बाहर निकल गए, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। तो गाड़ी को ढाबे पे रोका गया। उज़ैफा लगातार रिजवान के ऊपर नजर रख रहा था। रिजवान और उसका बेटा गाड़ी से उतरे और वो जाकर ढाबे पर एक कुर्सी के पास बैठ गए। वो कुर्सी के पास बैठ गए और वो लड़की जाकर रिजवान के जस्ट कुर्सी के पीछे खड़ी हो गई और उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ रिजवान पर थी। वो लड़की को भी शायद यही लग रहा था कि उसे कोई और नहीं देख सकता है, लेकिन यहाँ वो ये भी नहीं जानती थी कि उसको उज़ैफा देख रहा है। उज़ैफा लगातार जहां बैठा वहां से उस लड़की के ऊपर नजर कर रहा था। सभी लोगों ने नाश्ता किया, नाश्ता करके लोग वापस गाड़ी के अंदर बैठे। जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठने लगे, रिजवान बोलता है यार मैं अपने बच्चे को टॉयलेट वगैरह करवा लेता हूँ, फिर अगर गाड़ी में इसको बीच में आया तो परेशान करे। तो उसने कहा ठीक है। तो वो अपने लड़के को लेकर टॉयलेट कराने गया। तो जैसे रिजवान घूमा, वो लड़की भी उसके पीछे पीछे घूम गई और जहां पे खड़े होकर अपने बच्चे को टॉयलेट करा था, वहां पर वो लड़की भी उसके साथ में खड़ी हुई थी। अब उज़ैफा ने नोटिस कर लिया था कि लड़की परछाई की तरह इन दोनों के पीछे घूम रही है, लेकिन उज़ैफा को एक कंफ्यूजन था कि लड़की रिजवान के पीछे है या फिर उसके बेटे के पीछे पड़ी हुई है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के उसने एक प्लान बनाया। जैसे ही रिजवान और उसका बेटा टॉयलेट करके यहाँ पर गाड़ी के पास वापस आए, तो उज़ैफा बोलता है यार भाई मुझे ना थोड़ा उल्टी सा फील हो रहा है पीछे बैठकर, तो मैं आगे बैठ जाता हूँ, मैं तेरे बेटे को लेकर बैठ जाऊंगा और तू मेरी जगह बैठ जा। रिजवान बोलता है चल ठीक है कोई बात नहीं। तो वो बोलता है मैं पीछे बैठ जाऊंगा, तू आगे बैठ। तो उज़ैफा उसके लड़के को लेकर आगे बैठ जाता है और रिजवान वहां पर उज़ैफा की सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी चल पड़ती है। गाड़ी चलते ही उज़ैफा पीछे घूम के देखता है तो वो श्योर हो चुका था कि जो लड़की है वो उसके बेटे के साथ नहीं, वो रिजवान के साथ है। वो लड़की अब बैक सीट पर जा चुकी थी और वो रिजवान के बिल्कुल पास बैठी हुई थी और उसकी गर्दन अब भी रिजवान की तरफ ही घूमी। वो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन फिर भी उज़ैफा ने अपना फेस गाड़ी के मतलब विंड स्क्रीन की तरफ किया, उस लड़के के सिर पे हाथ रखा और कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगा। तो उतने में ही ड्राइवर ने म्यूजिक की आवाज़ थोड़ी तेज कर दी। उसने उसको इशारा किया कि आवाज़ कम कर, मैं तिलावत कर रहा हूँ। और उसके बाद उसने करीबन 10 मिनट तक अपना जो भी प्रोसेस था वो कंप्लीट किया उस बच्चे के ऊपर, ताकि उस बच्चे को उस लेडी से कोई भी नुकसान ना हो। फिर थोड़ी देर के बाद वगई गार्डन आया। वगई गार्डन में गाड़ी फिर से रुकी, सब लोग घूमने के लिए निकले। तो इस बार उज़ैफा ने उतरकर जो रिजवान था उससे उसका फोन नंबर लिया। फोन नंबर ले लिया, उसके बाद सब लोग घूमने निकल गए। उज़ैफा भी घूम रहा था और घूमते घूमते वो सोच रहा था कि शायद रिजवान को ये पता नहीं है, उसे ये बताना पड़ेगा। लेकिन उसके मन में एक डर और ये था कि वो सबके सामने इस चीज़ को नहीं बता सकता है, क्योंकि अगर बता दिया और उस लड़की को भनक लग गई तो हो सकता है कि वो रिजवान और बाकी सब लोगों को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाए। जब से ये लोग घूमकर आ गए, गाड़ी के अंदर वापस से बैठे, उसने वापस से गौर किया तो लड़की अब भी रिजवान के साथ में थी। तो उसने रिजवान को व्हाट्सएप पे हाई लिखा। हाई लिखने के बाद उसने रिजवान से कहा कि भाई मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे हाई लिखा है, एक बार मेरा नंबर तुम सेव कर लेना, हो सकता है कभी अपन एक दूसरे के काम में आ जाए। तो रिजवान ने जैसे ही अपना फ़ोन निकाल के नेट ऑन किया, उसमें व्हाट्सएप पे हाई लिखा हुआ था। उसने उस कॉन्टैक्ट पे टैप किया और टैप करते ही अगला मैसेज रिजवान के पास आया कि मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ, उसको पढ़कर बिल्कुल भी रिएक्ट मत करना और अपने फ़ोन में ही लगे रहना। अगला मैसेज उज़ैफा का दोबारा आता है और वो कहता है कि मालेगांव से जब से हम इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तुम्हारे साथ एक लड़की बैठी हुई है। वो एक लड़की नहीं, एक लड़की की आत्मा है या फिर वो कोई चुड़ैल है। इस मैसेज को पढ़कर बिल्कुल भी रिएक्ट मत करना, क्योंकि अगर उसे पता लग गया कि मैं उसे देख सकता हूँ तो ये हम सब के लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ हो सकती है। एक और बात, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इस चीज़ से आज़ाद कर देता हूँ। ये पढ़ते एकदम से रिजवान की आंखें यूँ खुल गई
कि कोई लड़की है उसके साथ और उसे उज़ैफा देख सकता है। ऑल्दो उज़ैफा रिजवान के लिए एक नया इंसान था, एक अजनबी, लेकिन फिर भी उसको उसकी बातों पे विश्वास हुआ। उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और उसको ओके लिख के भेज दिया। कैसा हो सकता है कि एक अजनबी इंसान आपसे कहे और आप मान लो? हो सकता है वो दोस्ती में प्रैंक कर रहा हो, लेकिन रिजवान को इस बात पे पूरा भरोसा था, क्योंकि रिजवान के साथ एक ऐसा राज छुपा हुआ था जिसको सिर्फ और सिर्फ उज़ैफा देख पा रहा था। और वो राज क्या है, आपको बहुत जल्दी पता लगने वाला है। करीबन 5 बजे के आसपास सब लोग सपुत्रा हिल स्टेशन पे पहुंच गए। वहां एक जगह रुकने के बाद ये लोग घूमने निकले। तो जो ड्राइवर था वो बोलता है कि भाई तुम लोग घूम के आ जाओ, मैं अब थोड़ी देर आराम कर रहा हूँ क्योंकि रात को वापस मुझे गाड़ी चलानी है। तो सब लोग उसकी बात मान गए। इधर उज़ैफा भी उन लोगों से बोलता है कि यार मैं भी थोड़ा थका हुआ हूँ, एक काम करो तुम लोग घूम कर आओ, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रहा हूँ 10-15 मिनट, फिर उसके बाद मैं तुमको फोन करके आ जाऊंगा, तुम जहां पर भी होंगे। तो सारे दोस्त घूमने के लिए बहुत एक्साइटेड। तो उन्होंने बोला ठीक है तेरी इच्छा है। और ज़ैनुल ने उसको एक बार बोला, बट बोला यार मैं आता हूँ तुम लोग चलो। इसके बाद किसी ने उसको फोर्स नहीं किया, वो भी ड्राइवर के साथ गाड़ी के अंदर ही रुक गया। अब उज़ैफा और ड्राइवर दोनों गाड़ी के अंदर अकेले थे। तो उज़ैफा ड्राइवर के पास जाता है और उससे बोलता है कि भाई तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, डरना मत और घबराना मत। तो बोलते बात कैसी बात? बोलता इस गाड़ी के अंदर इन लोगों के साथ में एक चुड़ैल है, एक लड़की है, उस लड़की का मैं इलाज करने वाला हूँ। मैं उस लड़की को तुम्हारी गाड़ी के अंदर बांध दूंगा और कल सुबह आकर मैं उसका पूरा इलाज कर दूंगा। उसकी बात सुनते ड्राइवर बोलता लड़की? कौन सी लड़की? कहाँ है लड़की? और तुम मेरी गाड़ी के अंदर किसी को बंद नहीं करोगे? भैया क्या बात करो, मेरी गाड़ी के अंदर तुम चुड़ैल बंद कर दोगे? तो बोलता है तुम घबराओ मत, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें और तुम्हारी गाड़ी को कुछ नहीं होने दूंगा। तो बोलता है भाई मैं तू है कौन, मैं तुझे जानता नहीं हूँ और मेरी गाड़ी के अंदर ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम लोग अपने हिसाब से जाना, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। तो बोलता है शांति रख, यहाँ किसी की जान पर बनी हुई। तो बोलता है यार वो सब ठीक है, लेकिन कल मुझे मेरी फैमिली को लेकर कहीं पर जाना है, मैं अपनी गाड़ी के अंदर किसी को बांध नहीं दे सकता हूँ, और अगर तुमसे मसला हैंडल नहीं हुआ तो वो कहता है कि देख मेरे अब्बू जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और हम इसका इलाज कर देंगे, तो चिंता मत कर। मैं तेरी बात अपने अब्बू से भी करवा देता हूँ। तो वो अपने पापा को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद उनको सारी बात समझाता है और फिर वो ड्राइवर को फ़ोन मतलब वो बोलता है कि ड्राइवर साहब भी यहीं पर है लेकिन ये मान नहीं रहे। तो उसके अब्बू बोलते हैं कि तुम एक बार ड्राइवर को फ़ोन दो, मैं उससे बात करता हूँ। तो ड्राइवर ने जब फ़ोन लिया तो उसके अब्बू ने उससे पूछा कि तुम लोग अभी कहाँ पर हो? तो उसने बताया कि हम यहाँ सपुत्रा में हैं। और बोले तुम मालेगांव वापस कब तक पहुँचोगे? तो रात ही करीबन 12 से 1 तो बजेगा ही बजेगा। तो बोलते हैं कि ये जो है उज़ैफा है, मेरा बेटा है और मेरा शागिर्द भी है, ये जो कह रहा है इसे करने दो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होगा, तुम रात को 1 बजे मालेगांव पहुंचोगे तो मैं तुम्हें वहां मिलूंगा और तुम्हारी गाड़ी का इलाज कर दूंगा। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं तो कल अटक जाऊंगा। तो बोलता है कि तू चिंता मत कर, अगर तेरी गाड़ी में कुछ भी दिक्कत हुई तो मैं तुझे दूसरी गाड़ी भी अरेंज करवा दूंगा, तो अपनी फैमिली को लेकर जाना। जैसे तैसे करके उन्होंने इसको समझाया। ड्राइवर तैयार हो गया और उसने उज़ैफा से कहा कि ठीक है भाई तुमको जो करना है कर लो। इधर फ़ोन उसके अब्बू फ़ोन पे थे, उसने फ़ोन वापस दिया, उसने अब्बू से कुछ बातचीत की और उसके बाद उसने अपना प्रोसेस शुरू किया। उसने इस गाड़ी के 4 दरवाजे, फ्रंट के 2 और बीच वाले दोनों दरवाजों को बांध दिया। मतलब कोई भी एंटिटी उन दरवाजों से अब ना बाहर निकल आ सकती, एक बार अंदर चले गई तो फिर उनसे बाहर नहीं निकल सकती है। फिर उसके बाद उसने सब दोस्तों को फ़ोन किया कहाँ पर हो? वो लोग सब कहीं आसपास ही थे, वो भी वहाँ पहुँच गया। सब दोस्तों को लेकर वापस आया और वो प्रॉपर रिजवान के ऊपर नज़र रखे हुए था कि वो लड़की के साथ है या नहीं। वो लड़की बिल्कुल निश्चिंत होकर उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे घूम रही थी जहाँ जहाँ वो जा रहा था। जब सब लोग घूम लिए, वापस आने का समय हुआ तो वापस से उज़ैफा ने रिजवान को मैसेज किया, है ना, व्हाट्सएप के ऊपर इशारा कर दिया उसने। तो ऐसे मैसेज किया तो उसने, क्योंकि अब रिजवान भी उससे लगातार नज़र के उससे कांटेक्ट में था ताकि कोई इशारा मिल जाए, तो उसने व्हाट्सएप किया रिजवान को कि तुम गाड़ी के बैक डोर से एंटर करना, जहाँ बैठे थे पहले वहीं जाकर बैठ जाना, बाकी 4 दरवाजों को मैंने बांध दिया है। अब यहाँ पे आपको ना एक चीज़ लग रही होगी कि यार एक एंटिटी किसी इंसान के साथ अगर बंधी हुई है तो वो तो सब कुछ एक्सेस कर सकते, क्या वो उसके मोबाइल के मैसेजेस को नहीं पढ़ सकते या फिर इनके बीच के बिहेवियर को रीड नहीं कर सकती है? अगर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब भी आपको आगे मिलेगा। तो उसने कहा कि तू पीछे से बैठना। बिल्कुल वैसा ही हुआ, सब लोग अंदर बैठे। रिजवान जैसे पीछे गेट चढ़ा, उज़ैफा ने उस गेट को बंद किया और उस गेट को भी उसने बांध दिया। अब इसके बाद वो लोग निकलते ही थोड़ी दूर जाते ही ये बाकी दोस्त बोलते कि अब ये ना वाली जो एक दुकान आने वाली है उसकी पाव भाजी बहुत फेमस है, तो भूख भी लगी है, थक तो गए सब लोग, यहीं पे पाव भाजी खाएंगे, चाय पियेंगे अदरक वाली और फिर निकलेंगे। तो वैसा ही हुआ, सब लोग वहां पर उतरे। जैसे ही उतरने की बात हुई तो उज़ैफा का
दिमाग चला कि रिजवान अगर उतरेगा तो वो एंटिटी नहीं उतर पाएगी, उसे पता लग जाएगा। तो रिजवान को फटाफट से मैसेज किया कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए तू मत उतरना, तेरे को अगर कुछ खाना है तो मैं तेरे को यहीं ला दूंगा। तो वो समझ गया था रिजवान इस बात को। उसने बाकी दोस्तों बोला यार मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं नहीं जा रहा, मुझे कुछ नहीं खाना, अगर तुम हो सके तो मेरे लिए पाव भाजी गाड़ी में दे ना, मेरे से उठा नहीं जा रहा। तो इस तरह से बाकी सब लोग उतरे पर रिजवान गाड़ी से नहीं उतरा। सब लोग गए, उन्होंने खाना वाना खाया, रिजवान का खाना उन्होंने वहां पर गाड़ी में पहुंचाया। करीबन रात को 9 बजे के आसपास ये सब लोग खाने पीने से फ्री होकर वापस अपने घर की तरफ निकल गए। 10:30 बजे के आसपास एक गांव आया कलवान। उस रास्ते से भी गुजर रहे थे तो ड्राइवर अपना मस्त 40-50 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था। बहुत तेज वो गाड़ी नहीं चला रहा था क्योंकि उनको माइलेज निकालना होता है। और तभी चलते चलते अचानक से उस अफा ने ड्राइवर से बोला गाड़ी रोको गाड़ी रोको। तो उसने बोला क्या हो भाई? बोले गाड़ी रोको यार। तो उन्होंने गाड़ी रोकी। गाड़ी रुकवाने के बाद हुज़ैफा उतरता है, चारों तरफ देखता है गेट पर। उसने ये देख लेता है कि चारों गेट बहुत अच्छे से बंधे हुए हैं। उसके बाद वो ड्राइवर से बोलता है कि गाड़ी थोड़ा पीछे लो, मुझे कुछ काम है। तो वहां पर एक बहुत बड़ा सड़क के किनारे बरगद का पेड़ था। उस पर बैठने के लिए एक सीमेंट का बड़ा चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे के बीच में से पेड़ निकल रहा था और वहां पर एक बाबा लेटे हुए थे। हुज़ैफा उतरकर वहां पर जाता है, उन बाबा के पास जाकर उन बाबा को जगाता है। बाबा नींद से जागते जागते हुज़ैफा को देख बोलते तू यहाँ क्या कर रहा है, क्या काम है? तो बोलता पहले तो बाबा से माफी मांगता है। वो कहता है क्षमा करें महाराज, हमारी थोड़ी सी मदद कीजिए। तो बाबा उठते हैं, हुज़ैफा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं पता क्या हुआ? तो हुज़ैफा बोलता है कि महाराज हम लोग मालेगांव से आ रहे हैं और ऐसे ऐसे हम लोग वहाँ पर सपूतरा घूमने गए हैं, लेकिन मेरा एक दोस्त है उसके पीछे एक चुड़ैल पड़ी हुई है। वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, लेकिन वो उसी को देखे जा रही है, उसी के पीछे पड़ी हुई है, आप हमारी कुछ मदद कीजिए। तो आप बोलते हैं हंसते हुए कि बिल्कुल सही जगह पर आया है। फिर वो उठे, अपने झोले में से एक राख निकाली, एक बड़ा सा गोला बनाया और बोला कि उस लड़के को छोड़कर बाकी सबको इस गोले के अंदर लाके खड़ा कर दे। उनकी बात सुनकर हुज़ैफा भागता हुआ गाड़ी के पास गया। गाड़ी के पास जाकर उसने सबको बोला कि एक बार सब लोग बाहर उतरो, रिजवान तुम गाड़ी के अंदर ही बैठो, हम लोग कुछ काम है। तो सब लोग गाड़ी से उतरे ड्राइवर सहित और सब उधर वापस गए। और वहां जाकर वो जो गोला था उसने उस गोले के अंदर सबको खड़ा कर दिया। उसके बाद वो बाबा से बोला कि बाबा मुझे जानना है कि ये कौन है और इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है। वो बाबा बोलते हैं चल मेरे साथ। ये दोनों पहुंचते हैं, बाबा और हुज़ैफा दोनों गाड़ी के अंदर घुसते हैं। और गाड़ी में घुसने के 5 मिनट बाद हुज़ैफा रिजवान से बोलता है रिजवान फटाफट से गेट खोल के भाग जाओ, उस गोले के अंदर जाके खड़ा हो जाओ। दैट मीन्स वो बाबा और हुज़ैफा ने मिलकर वहां पर उस एंटिटी को उसी गाड़ी के अंदर बांध दिया था। रिजवान के कहते उतरता है और सीधा भागता हुआ उस गोले के अंदर जाके खड़ा हो जाता है। रिजवान के जाते हुज़ैफा गाड़ी का गेट बंद कर लेता है और करीबन 45 मिनट तक बाबा और हुज़ैफा दोनों गाड़ी के अंदर रहते हैं। 45 मिनट के बाद गाड़ी से हुज़ैफा और बाबा निकल कर आते हैं, गाड़ी का गेट बंद करते हैं और आके रिजवान से बोलते हैं कि तेरे घर पे फोन लगा और तेरे घर पे फोन लगा के बोल कि जिस पलंग पर तू सोता है उसके दाहिने कोने पर नीचे जहाँ पे वो पलंग का पाया है वहां पर खुदाई करे और खुदाई करके वहां पर तुमको एक कागज में कुछ लिपटा हुआ मिलेगा, उसको जला दे। तो रिजवान अपने घर पे फोन करता है। लोग सोचते हैं कि कैसे बात करें, पर जाके उसके कहने के अनुसार वो लोग वहां पर खोदते हैं तो वहां पर उनको एक पोटली मिलती है। बाबा के कहने अनुसार पोटली को खोले बिना वो लोग आग लगाते हैं और जैसे वो पोटली वहां पर जलती है, यहाँ इस गाड़ी के अंदर बहुत तेज एक औरत की चीखने पुकारने की आवाज आती है, जैसे वो कोई गाड़ी के अंदर जल रहा हो। ये आवाज इस बार सबको सुनाई देती है। उनको विश्वास नहीं था कि सब क्या चल रहा है। थोड़ी देर के अंदर वो आवाज सबसाइड कर गई, जैसे कोई जलकर खत्म हो चुका हो। उसके बाद बाबा चलकर आए और रिजवान के सर पर हाथ रख के बोले जा बेटा, तू उस जो भी आत्मा या एंटिटी थी उससे हमेशा के लिए आजाद हो चुका है। बाबा की ये बात सुनते ही रिजवान की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। और सिर्फ बाबा ही नहीं, उसके बाद उसने हुज़ैफा को देखा, सीधा हुज़ैफा के गले लगकर बोलता कि भाई तू नहीं जानता तूने मुझे किस मुसीबत से बाहर निकाल दिया है, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। बोला कि तू ये बात सब छोड़, तेरी मर्जी से तुझे जो अच्छा लगता है बाबा को दे दे और फिर यहाँ से चलते हैं। तो रिजवान भागता अपनी गाड़ी में जाता है वापस। सभी लोग दोस्त भी गाड़ी में आते हैं। वो गाड़ी से अपना वॉलेट निकालता है, उसमें 1500 रुपए थे। वो जाता है बाबा के पास वो पैसे देने। वो बाबा को जैसे ही बोलता है कि बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी ज़िंदगी से बहुत बड़ी मुसीबत को दूर कर दिया है, आप ये रख लीजिए। तो बोलते हैं कि ये सब बेटा मेरे किसी काम के नहीं है, वहाँ पे वो दान पेटी है, वहाँ पर जा, चबूतरे माथा टेक और उसके बाद वो पैसा तू दान पात्र में डाल देना। तो वो कहता है कि बाबा मैं मुस्लिम हूँ, मैं माथा नहीं टेक सकता। तो बोला कोई बात नहीं बेटा, तू एक काम कर, तू अपना दाहिना पैर पहले चबूतरे पर रखना, उसके बाद दान पेटी अंदर रखना और चला जाना, किसी न किसी के वो काम में आ जाएगी। तो जैसा बाबा ने कहा उसने वैसा ही किया। रिजवान ने वहाँ पर दान पेटी में पैसे डाले। उसके बाद
उसने श्रद्धा से अपने हाथ भी जोड़े और वापस से गाड़ी के अंदर चला गया। गाड़ी के अंदर जैसे ही वो बैठा रिजवान, उसने एक बार फिर नजर घुमाई बाबा को देखने के लिए। वो शॉक। अभी थोड़ी देर पहले जो बाबा वहां सामने बैठे थे वो उस जगह से बिल्कुल गायब थे। बाकी सब कुछ वहीं था, लेकिन बाबा गायब हो चुके थे। रिजवान को कुछ समझ में नहीं आया। हुज़ैफा भी उसी टाइम पर रिजवान के साथ साथ उधर देख रहा था। हुज़ैफा ने रिजवान की तरफ एक मुस्कुराहट दी और उसके बाद वापस से सफर चालू हुआ। रिजवान हुज़ैफा को बोलता है कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे एक बहुत बड़े जाल से बाहर निकाल दिया है, लेकिन यार वो बाबा कहाँ गए? तो हुज़ैफा हंसते बोलता है, छोड़ना, तो जानकर क्या करेगा। ये लड़की तेरे साथ पिछले 11 सालों से थी, तुझे पता है? तो वो सब लोग सुनकर शौक, क्या 11 सालों से साथ कोई लड़की थी, आत्मा? तो बोलते हैं हाँ यार। तो रिजवान बोलता है कि हाँ यार, लेकिन तुझे ये सब बात कैसे पता है? तो बोलता है बताऊंगा तुझे। तो रिजवान कहता है कि हाँ भाई ड्राइवर भाई, चलो आप रास्ते में जो भी सबसे बढ़िया ढाबा है वहां पे रुको, मेरे को सबको पार्टी देनी है। तो इधर से हुज़ैफा ने अपने अब्बू को कॉल किया, बताया कि भाई ये सब हुआ है। तो वो भी बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला कि तुम लोग आ जाओ, फिर बाकी बातें करेंगे। तो एक ढाबे पे ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, वहाँ रुककर इन सब लोगों ने बढ़िया चाय वाय पी, थोड़ा बहुत नाश्ता और किया। और उसके बाद रिजवान ने हुज़ैफा से पूछा कि यार भाई मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें कैसे पता है कि ये लड़की मेरे साथ पिछले 11 सालों से चिपकी हुई है? तो हुज़ैफा ने बोला कि वो तो तुम्हें बता ही दूंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे साथ 11 साल पहले क्या हुआ था। तो रिजवान कहता है कि आज से 11 साल पहले के आसपास की बात है। एक दिन मैं दिन में घर पे लंच करने आया था। खाना वाना खाकर 2 बजे मैंने बढ़िया परफ्यूम लगा के घर से बाहर निकला, और जैसे ही घर से बाहर निकला तो देखा कि रास्ता बिल्कुल सुनसान है, सड़क पर कोई भी नहीं है। मुझे लगा धूप गर्मी का टाइम है, कोई होगा नहीं, सब लोग होंगे। मैं अपना रास्ते जा रहा था, तभी अचानक से मेरी किसी चीज से टक्कर हुई। वो चीज दिखी नहीं, लेकिन ऐसा लगा उसमें टकरा गया है। टकरा के मैं स्कूटी से नीचे गिरा और मेरी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया। मैं थोड़ा बहुत सोच रहा कि वापस उठने लगा तो लगा कि इसने मेरे सिर के ऊपर मार दिया है। फिर मेरी आंख खुली तो 2 आदमी मुझे जगा रहे थे। मैं आंख खोलने की कोशिश कर रहा था, मुझे उनकी आवाज आ रही थी, क्या हो गया भाई, कैसे कैसे गिर गए, लेकिन मैं उनको देख नहीं पा रहा था। फिर एक आदमी भाग के पानी लेकर आया, उसने मेरे को पानी की छींटे मारे। तब जाके मुझे होश आया तो उन दोनों आदमियों ने पूछा कि भाई क्या हो गया, तुम कैसे गिर गए? तो मैंने बोला कि यार कोई चीज थी जिससे मैं टकरा के गिर गया हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई सड़क पर कोई और दूसरी गाड़ी नहीं है, तुम अकेले ही हो, शायद तुम्हारी गाड़ी स्किड मार गई। उसने बोला कि हाँ हो सकता है। फिर वो उठा, उसने चेक किया, उसको कहीं पर भी चोट नहीं लगी थी। वो वापस से स्कूटी लेके अपने घर पे पहुंचा। मतलब एक आदमी ने उसको बिठाया स्कूटी पे, वो लोग उसको घर तक छोड़ के गए। घर पे पहुंचने के बाद जब घर वालों ने पूछा कि क्या मसला है, तो उन्होंने ये बताया कि मैं वहां गया था, मतलब रास्ते में जा रहा था, कोई चीज़ मुझसे टकराई, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। सब लोग बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई चीज़ टकराएगी तो गाड़ी में डेंट आएगा, तुम्हें शायद चोट लगती, हो सकता है ज़्यादा धूप की वजह से तुमको चक्कर आ गए और तुम गिर गए। उसने बोला कि हाँ ये भी हो सकता है। तो रिजवान ने भी यही बात मान ली थी। वो फिर लेट गया। शाम को वो उठा, उसने खाना वाना खाया, बहुत थकान से उसको वापस से सो गया। रात को 3 बजे के आसपास एकदम से रिजवान उठता है। उसकी बीवी उसके पास में सोई हुई थी और उठते हुए बोलता है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। बार बार उसे कहते हैं, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। उसकी बात सुनकर एकदम से जो उसकी बीवी थी वो बोलती है कि रिजवान तुमको क्या हो गया है? तो एकदम शांत बैठ जाता है। वो फिर से रिजवान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, रिजवान क्या हो गया तुम? तो अपनी गर्दन उसकी बीवी की तरफ घुमाता है और बोलता है, अपने लिए सफेद साड़ी का इंतजाम कर ले, बहुत जल्दी मैं इसे अपने साथ ले जाने वाली। उसकी बात सुनकर एकदम से सईदा डर जाती है और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख की आवाज सुनते ही पूरे घर में गूंजती थी चीख बहुत तेज। सारे घर वाले भागकर उनके रूम में आते हैं। वो उठकर फटाफट से गेट खोलती है और गेट खोलते सारे घर वाले पूछते कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो सबको बताती कैसे रिजवान ने अभी भी उसको ये स्टेटमेंट बोला। उसकी बात सुनकर सब लोग रिजवान के पास पहुंचे। देखा रिजवान पलंग पे बैठा हुआ और एक कोने में घूर रहा है। उसके मिस को आवाज दी कि रिजवान बेटा क्या हुआ, रिजवान बेटा क्या हुआ। 3-4 बार उन्होंने आवाज दी और उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो उसकी अम्मी पास में गई और उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे उन्होंने कंधे पर हाथ रख बोला रिजवान, एकदम से बेहोश होकर लुढ़क गया। सबने उसको संभाला कि वो ठीक तो है, तो वो ठीक था, लेकिन वो बेहोश हो गया था। चेक करके सबने उसको सुला दिया। उसकी बीवी बहुत डर गई थी, तो उसको रिजवान की बहनों के कमरे में सुलाया गया। सुबह करीबन 8 बजे के आसपास रिजवान उठा। उसके रूम में ही बाथरूम था, वहाँ फ्रेश हुआ, ब्रश व्रश किया और तैयार होकर बाहर निकल के अपनी अम्मी से बोलता है कि अम्मी नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस जाना है। तो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी अम्मी और बाकी सब लोग वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि तू रात को क्या कह रहा था? तो बोलता रात को मैं रात को क्या कह रहा था? तो उन्होंने बताया कि रात को वो अपनी बीवी सैयदा को ऐसे कह रहा था। तो उसकी बीवी आके बोलती है तुमने ऐसा कैसे बोला मुझसे? तो बोलते कि पागल हो गई क्या,
मैं तो सो रहा था, मैंने तुझे कुछ भी नहीं बोला। बोलती नहीं तुमने बोला है, सब लोग घर वाले यहीं पर इन सब के सामने बोला है। तो उसने पूछा भाई किसके सामने बोला? बोला नहीं नहीं हमें तो ये बता रही थी, चिल्लाई थी बहुत तेज। तो बहुत इनके बीच में तू मैं हुई। उससे चिढ़कर वो बिना नाश्ते की अपनी गाड़ी एक्टिवा की उसने चाबी उठाई और गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। अपने ऑफिस पहुंचकर उसने अपनी एक्टिवा पार्क की और बस वो अपनी पार्क करके एक्टिवा की चाबी निकाल रहा था कि अचानक से वो बेहोश हो गया वहीं पे वहीं। और फिर जब उसकी दोबारा आंख खुली तो शाम के 6 बज चुके थे। उसकी आंख खुली थी एक बस स्टैंड पर जहां पर बहुत सारे लोग खड़े थे। उन लोगों से उसने पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो सब बोलते हैं कि नगजारी गांव है। उसका नाम, गांव का नाम सुनते बोलता है ये कौन सा गांव है? तो बोलता है यहाँ से मालेगांव कितनी दूर है? तो उन्होंने बताया कि मालेगांव यहाँ से करीबन 35-40 किलोमीटर दूर है। सभी लोग रिजवान को बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहे थे। सब लोग उसके पैरों की तरफ देख रहे थे। उसने भी उनकी नजरों को फॉलो करते पैरों तरफ देखा। उसकी खुद की हालत खराब हो गई। उसके पैर बिल्कुल ऐसे छाले हो गए थे पैरों मोटे मोटे, और ये उसके पैर सूज गए थे। वो हल्का सा पैरों को हिलाने की कोशिश करता, उसमें बहुत तेज दर्द हो रहा था, वो उठ नहीं सकता था। वो बहुत तेज रोने लगा। वहीं पर उसने अपना फोन चेक किया तो उसका फोन उसकी जेब में ही था। उसने अपना फोन निकाला, उसका फोन स्विच ऑफ था। जैसे उसने फोन ऑन किया तो उस पर टाइम भी लिखाया था, इसलिए मैं बताया कि शाम के 6 बजे वो उठा था। उसने फोन ऑन किया तो फोन में बैटरी फुल थी, बट फोन स्विच ऑफ अपने आप ही हो गया था। उसने फटाफट से अपने भाई को फोन लगाया और फोन किया। जैसे उसके भाई ने फोन उठाया तो उसके भाई ने बोला कि तू कहाँ पर है? हम सुबह से तुझे फोन लगा रहे हैं, तेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो ठीक तो है? यहाँ पे कितनी चिंता हो गई थी? तो वो रोते हुए बोलता है कि भाई मैं ये नगजारी गांव में हूँ जो मालेगांव से करीबन 40 किलोमीटर दूर है। भाई मैं खुद से चल के नहीं आ सकता, मेरी हालत बहुत खराब है, तुम लोग मुझे लेने आ जाओ। उन्होंने पूछा बता तो सही, यहाँ सब चिंता कर रहे हैं। तो उसने बताया कि मुझे भी कुछ नहीं पता, मैं सुबह ऑफिस में गया था और सीधा भाई शाम को यहीं पर उठाऊं और मेरे पैर बुरी तरह सूज गए हैं। उसके भाई ने बोला तो वहीं पे रुक, मैं वहां से निकलता हूँ। तो वो अपने बाकी दोस्तों को लेकर एक गाड़ी लेता है और गाड़ी लेकर वो उसकी बताई गई लोकेशन के ऊपर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो देखते हैं तो उनकी भी हालत खराब हो जाती है। उसको फटाफट से डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करता है और वो ये कहता है कि ये लड़का मालेगांव से नगजारी तक पैदल गया हुआ है। 35 किलोमीटर ये पैदल चल के नहीं गया, ये दौड़ता हुआ गया है। तो वो बोलते हैं कि लेकिन ये क्या पागल है? बोलता है मुझे नहीं पता, इसका दिमाग खराब हो चुका है, सही तो ना, इसको मेंटली मारते नहीं। बोलते नहीं सर ये तो बिल्कुल ठीक लड़का है। बोले कोई बात नहीं, मैंने इसकी मरहम पट्टी कर दी है, इसको दवाई दे दी है, 1-2 दिन में इसको आराम आ जाएगा। लेकिन बहुत अजीब है, कोई आदमी 35-40 किलोमीटर बेमतलब भाग के कैसे जाएगा? देखो कोई अगर रोजाना रनिंग करता हो वो पहुंच सकता है, एक नॉर्मल आदमी एक दिन में 35-40 किलोमीटर अगर चल के जाएगा तो आप समझ सकते हैं, वो भी दौड़ कर। आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे ये ह्यूमनली पॉसिबल है। तब रिजवान को घर पे लाया गया, उसे अपने रूम में रखा गया और उसके साथ उसके चाचा के लड़के को रख दिया गया जिसका नाम रहमान था। रहमान और ये दोनों, मतलब रहमान का अच्छा दोस्त भी था तो उनका ध्यान भी रखता था। तो उसके बाद कई मौलाना उसको बुलाया गया, वो लोग आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से चीज़ें की, लेकिन किसी भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मतलब रिजवान की हालत वैसे नॉर्मल ही था, वो है ना उसे कुछ दिखता था, ठीक है, लेकिन घर वालों को मतलब वो फील नहीं आ रही थी। उसके साथ वो चलते बेहोश हो ही जाता था। घर में जब तक ठीक है, बाहर निकलता तो वो बेहोश हो जाता था। तो फिर कुछ दिन हुए थे इस प्रोसेस को, मतलब इस इंसिडेंट को। तो उसके बाद एक दिन एक पीर बाबा थे जो इनकी गली से निकल रहे थे। पता नहीं इनको क्या एहसास हुआ, वो इनके घर के बाहर आया और आके वाला लगता है अरे कोई है इस घर में। तो इनकी जो अम्मी वो बाहर जाती हैं, वो पीर बाबा से अपना जो अभिनंदन करती हैं। तो पीर बाबा बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे घर के अंदर ना कोई बहुत बुरी ताकत है। तो वो बोलते हैं उनसे कि हाँ ऐसा ऐसा है और इसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा। तो वो बोलते हैं कि तुम एक काम करो, इसको ना जालना की मज़ार में एक पीर बाबा है, जितना जल्दी हो सकता है उनके पास लेकर जाओ, वही इसका इलाज कर सकते हैं। तो बिना देरी के ये लोग उसको वहाँ पर लेकर गए। अच्छा जो पीर बाबा थे उन्होंने पहले शायद वहाँ के बाबा को सारी बात बताई थी कि मसला ऐसा है, और उन्होंने अपना पूरा इंतजाम पहले से ही किया हुआ था। तो वहाँ एक रूम था जहाँ पर पीर बाबा इन सब चीज़ों से डील किया करते थे। वो रिजवान को वहाँ लेकर गए, उनके साथ रहमान भी था। ये दोनों ही भाई वहाँ अंदर पहुँचे। वहाँ बैठकर उन्होंने कुछ अपने मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू किए और थोड़ी देर के बाद जो भी एंटिटी थी वो रिजवान के शरीर में आ जाती है। बाबा उससे पूछते हैं कि कौन है तू? 3-4 बार तक तो रिजवान कुछ नहीं बोलता है, लेकिन अगली बार पूछने पर वो बोलता है, और वो भी एक लड़की की आवाज़ में, कि मैं श्वेता शिंदे हूँ और नगजारी गाँव से। ये सुनते रहमान शॉक हो जाता है, क्योंकि तो वही गाँव था जहाँ पर भी कुछ दिन पहले भाई दौड़कर पहुँच गया था। फिर बाबा ने पूछा कि वो सब ठीक है, लेकिन तू इसके शरीर में क्या कर रही है? तो बताती है कि 9 साल पहले मेरी शादी रमेश से हुई थी। हम दोनों की लव मैरिज थी, लेकिन हमारे घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे।
तो हम लोगों ने छुपकर उनसे कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन जैसे उन्हें पता लगा तो वो बिल्कुल भी हमें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हुए। तो उनसे बचने के लिए हम लोग वहाँ से घर छोड़कर यहाँ मालेगांव आ गए थे। 1 साल तक सब कुछ सही चला। फिर एक दिन जब मैं रमेश के कपड़े धो रही थी तो मुझे उसकी जेब से एक लव लेटर मिला। मैंने रमेश से पूछा कि ये लड़की कौन है, तो वो मुझसे बहुत तेज झगड़ा करने लगा। उसने मुझे बहुत कुछ गलत सलत बोला। मैं ये समझ चुकी थी कि रमेश ने मुझे धोखा दे दिया है, और उसी रात मैंने पंखे से लटक कर अपनी जान दी थी। ये सब देखकर रमेश परेशान हो गया कि इसने क्या कर लिया है, लेकिन वो क्या कर सकता था। उसने उसके घर वालों को फोन किया कि ऐसे ऐसे आपके बेटे ने खुदकुशी कर ली है। ये बात सुनते ही घर वाले आए, पुलिस आई, वो उसकी बॉडी को लेकर गए। जो रमेश था वो पुलिस के कस्टडी के अंदर था। उसका अंतिम संस्कार वगैरह हुआ, पोस्टमार्टम होकर सब कुछ। तो फिर उसके बाद रमेश से इन्वेस्टिगेशन किया गया। उसके घर वाले भी सामने थे कि बताओ ऐसा क्यों किया उसने, तुमने ही तो उसको नहीं मार दिया। तो उसने बताया कि नहीं भाई, मैंने किसी को नहीं मारा है। मैं एक दिन रात को मैं एक दिन शाम को ऑफिस से आया तो मैंने देखा कि ये किसी और लड़के के साथ बिस्तर पर लेटी हुई है। मुझे देखते वो लड़का तो वहां से भाग गया, लेकिन ये कहाँ पर भाग सकती थी। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो संसार ही उजड़ गया है। जिस लड़की के ऊपर मैंने इतना भरोसा किया, उसने मुझे इस तरह से धोखा दे दिया है। इस बात को लेकर हम दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। मैंने बोला कि ये चीज़ मैं मेरे घर वालों तेरे घर वालों को बताऊंगा, और बस आज की रात है, तू मेरे साथ रह ले, कल मैं तुझे तलाक दे दूंगा। इतना बोलकर मैं अपना खाना खा पी कर सो गया, और जब मैं उठा वापस तो मैंने देखा तो ये इस तरह से इस हालत के अंदर लटकी हुई थी। क्योंकि और कोई सबूत नहीं था, पुलिस वाले और घर वाले ने जो रमेश की जो स्टोरी थी उसी को सही मान लिया। उसके बाद रमेश कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं, और तब से मेरी आत्मा यहीं पर भटक रही है। उसका बाद वाला वो सब तो ठीक है, लेकिन तू उस लड़के के शरीर में कैसे है। तो उसने बताया कि एक दिन ये उसी रास्ते से गुजर रही थी और ये लड़का अपनी बाइक के ऊपर जा रहा था, तभी इसकी इससे टक्कर हो गई। इस लड़के ने वही परफ्यूम लगा रखा था जो कि रमेश लगाया करता था, और उसी वजह से ये उसकी तरफ शायद अट्रैक्ट हुई, मतलब वो सेम रहा। और जब ये टकराए तब ये उसके शरीर में आ गई, और वो कहती है कि बहुत जल्दी मैं इसको अपने साथ ले जाने वाली हूँ, तुझे जो करना है तू कर ले, तू मुझे नहीं रोक पाएगा। फिर वो बाबा ने कुछ देर तक कुछ पढ़ा, और उसके बाद हाथ में गुलाब जल लेकर जैसे ही रिजवान के उन्होंने छींटे मारे तो बहुत तेज चिल्लाया, और चिल्लाने के बाद एकदम से बेहोश हो गया। उसके बेहोश होने के बाद बाबा ने उसकी कलाई पर एक धागा बांधा। उसके बाद रहमान से बोला कि ये अब ठीक है, इसे यहाँ से ले जाओ। करीबन 2-5 मिनट के बाद रिजवान होश में आ गया, और होश में आके रहमान ने उसको ये सारी बातें बताई जो भी प्रोसेस हुआ था। इसके बाद ये लोग अपने घर चले गए, लेकिन अभी भी रहमान रिजवान के साथ ही उसी के रूम में रह रहा था। फिर दोनों भाई रिजवान के रूम में सोने चले गए। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सुबह उठे। सुबह उठने के बाद देखा तो भी सब कुछ ठीक था। इसके बाद रिजवान अपने ऑफिस गया। ऑफिस जाकर शाम को वापस आया तो रिजवान और रहमान दोनों चाय वगैरह पीने के लिए एक शॉप थी, वहां पर चले गए। वहां पर इन्होंने बहुत देर बातचीत की। रात को करीबन 9:30 बज गए तो ये लोग वापस आए। वापस आने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगे। तो रिजवान रहमान से बोलता है कि भाई आज और तू मेरे साथ ही रुक जा, कल से तो तेरी भाभी आ जाएगी, तो एक काम करते हैं, आज भी अपन दोनों भाई साथ में सोते हैं। तो उसने बोला कि ठीक है भाई चलते हैं। तो जो रिजवान का रूम था वो बाहर से लोग बंद कर गए थे कुंडी लगा के। ये आए और जैसे उन्होंने कुंडी खोल के गेट खोला, खोलते तो उन्होंने बहुत तेज चिल्ला के भागे। इतना तेज चिल्लाया कि पूरे घर वाले वहां इकट्ठे हो गए। ये भागे इसलिए थे क्योंकि जैसे उन्होंने गेट खोला, बेड के ऊपर उनको पहले से रिजवान लेटा हुआ दिख रहा था। आप इमेजिन कर सकते हैं, आपको खुद आप अपने ही बेड पर लेटे हुए दिख रहे हो। चिल्लाते सारे घर वाले वापस आए। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ऐसी बात हुई। सब लोग भाग के रिजवान के रूम में गए और वहां जाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन उनकी बात किसी ने टाला नहीं। उनकी जो अम्मी थी उन्होंने बोला कि काम करो, जब तक इस कमरे के अंदर कुरान खुवानी नहीं हो जाती तब तक इस कमरे में कोई नहीं सोएगा। उन्होंने इस कमरे को बंद कर दिया और उनसे कहा कि तुम दोनों भाई बाहर हॉल में जाकर सो जाओ। दोनों के दोनों भाई हॉल में जाकर सो गए। रात को करीबन 2:30-3 बजे के आसपास रिजवान को एक सपना आता है, और उस सपने के अंदर पहली बार उसे श्वेता दिखाई देती है अपने असली रूप में। श्वेता बहुत सुंदर उसको दिख रही थी। श्वेता चलकर उसके पास आती है और पास आकर उससे बोलती है, तुझे क्या लगता है ये लोग तुझे मुझसे दूर कर देंगे? तुझे मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिल सकता, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इतना बोलते उसकी आंख खुलती है, वो चारों तरफ देखता है, तो कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन अब उसकी नींद उड़ चुकी थी, उसको नींद ही नहीं आ रही थी। उसके बार बार दिमाग में श्वेता का चेहरा घूम रहा था। करीबन 5 बजे के आसपास वो जब अजान हुई, तो अजान की आवाज से उसको लगा कि चलो अब नींद तो आने रही, मैं चल के नमाज ही पढ़ के आ जाता हूँ। तो अपना हाथ पैर धोता है, चप्पल पहनकर मस्जिद की तरफ जाने लगता है, और जैसे ही घर से बाहर निकलकर आधे रास्ते में पहुंचता है, अचानक से वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जब वो दोबारा उठता है, क्या आप सोच सकते हो वो कहां पर उठा होगा?
वो उठा हैदराबाद में एक मस्जिद की सीढ़ी। अब वो हैदराबाद क्या करने पहुंचा किसी को नहीं पता, कैसे पहुंचा किसी को नहीं पता। जब वो उठा उसने आसपास देखा तो जगह अनजान थी। उसने किसी से पूछा कि भाई साहब मैं कहाँ पर हूँ, तो उन्होंने बताया कि आप हैदराबाद में इस मस्जिद पर हो। उसका दिमाग खराब हो गया कि वो हैदराबाद कहाँ से पहुंच गया। उसने अपनी पॉकेट्स वगैरह चेक की तो उसकी पॉकेट में उसका फोन था, फोन स्विच ऑफ था। उसने फोन को ऑन किया, थोड़े बहुत पैसे उसकी जेब में पड़े हुए थे। उसने देखा उसका एक पैसा भी इधर से उधर नहीं हुआ था। उसने फटाफट फोन ऑन करके अपने भाई को फोन मिलाया और बोला कि भाई मैं, तो जैसे उसने फोन किया उसके बहन बोला कहाँ पे तू, तो बोलता है कि भाई मैं हैदराबाद हूँ। हैदराबाद कहाँ पहुंच गया, 2 दिन से तू आया नहीं है, हम लोग पुलिस में तेरी कंप्लेन लिखाने जाने वाले थे। बोलता है मुझे भी नहीं पता, मैं तो सुबह उठ के नमाज पढ़ने गया था, बेहोश हो गया और सीधा मैं यहाँ पर मस्जिद की सीढ़ियों पर उठा हूँ। तो उसके भाई ने बोला कि तू एक काम कर, वहां पर जो मौलाना साहब हैं उनसे मेरी बात करा। तो वो उठा, मस्जिद के अंदर गया, उसने हाथ पैर धोए और बैठ गया और मौलाना साहब का वेट करने लगा। मौलाना साहब वहां पर आए, उनके साथ उसने नमाज पढ़ी और उसके बाद उनके पास गया और मौलाना साहब से बोलता है कि मौलाना साहब मैं मालेगांव महाराष्ट्र से हूँ और मैं अपने घर से निकला था सुबह सुबह नमाज पढ़ने के लिए, मैं बेहोश हो गया और अब सीधा हैदराबाद उठा। उसके बाद सुनकर मौलाना बोलता है कि पागल हो गए तुम, मालेगांव से तुम हैदराबाद कैसे पहुंच जाओगे अगर बेहोश हुए तो। बोलता है कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, आप मेरे भाई से बात करो। तो मौलाना साहब उसके भाई से बात करते हैं, उसके फोन लेते हैं उसका। तो मौलाना साहब बोलते हैं कि ये क्या बोल रहा है, तो बोलते हैं कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये मेरा छोटा भाई है, ये मालेगांव महाराष्ट्र में इसका ऐसी प्रॉब्लम है और ये वहां पहुंच गया। तो उसके बाद सुनकर मौलाना साहब बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, जब तक आप लोग आते हैं मैं इसका ख्याल रखूंगा। तो मौलाना साहब ने उससे कहा कि बेटा तुम एक काम करो, तुमने कुछ खाना वाना खाया है। तो बोलता है कि नहीं, मुझे तो 2 दिन से होश ही नहीं है और वाकई में भूख भी बहुत लगी है। तो मौलाना साहब ने उसके खाने का इंतजाम करवाया। उसके बाद उन्होंने किसी को भेजकर अपने घर से बिस्तर मंगवाए और उसका बिस्तर वहीं मस्जिद में एक जगह पर लगवा दिया। कहा कि बेटा तुम यहीं पर आराम करो, मैं एक आदमी तुम्हारे लिए तैनात कर रहा हूँ जो तुम्हारा ध्यान रखेगा जब तक तुम्हारे घर वाले नहीं आ जाते हैं। इसके बाद उसके घर वाले वहां पर पहुंचे, उन्होंने मौलाना साहब से मिलकर बात की और वो इसको लेकर, रिजवान को लेकर वापस आने लगे। वहां पर भी बहुत रोना पीटना हुआ कि क्या हो गया है, इसकी वाइफ भी वहां पर थी, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद रास्ते में आते थे, उन्होंने वो जो जालना वाले बाबा थे उनको फोन किया और बताया कि आपने जो इलाज किया था उसके बाद ही वापस से ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो भी आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा, इन्होंने कहा कि हम लोग आपके पास वापस आ रहे थे। उसने कहा कि नहीं नहीं, अब मेरे पास मत आओ, मुझे नहीं लगता कि मेरे बस का काम है, मैं तुम्हें एक और पता बता रहा हूँ, वहां पर जाओ, इंशाअल्लाह वहां पर तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है आप बताओ कहाँ जाना है। तो वो उनको 40 गांव की एक दरगाह का एड्रेस बताते हैं। बोलते हैं कि वहां पर आपको एक मौलवी साहब मिलेंगे, आप उनसे जाके मिलें, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो वैसा ही किया गया, वहीं से सीधे ये लोग वहां पर 40 गांव पहुंच गए। वहां पहुंचकर एक मौलवी साहब मिले, उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि देखो ये जो है ना, ये जो भी ताकत है ये इसके साथ जुड़ गई है और शायद ही कोई इसे अलग कर सकता है, लेकिन इसकी हिफाजत के लिए मैं इसको एक आयत लिख कर दे रहा हूं। ध्यान रखना, ये आयत तुमको रात को सोने से पहले 10 बार पढ़नी है और सुबह उठने के बाद 10 बार पढ़नी है। इसकी ताकत से वो जो भी कोई शक्ति है वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, तुम्हारे आसपास नहीं आएगी। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर तुमने ये नियम तोड़ा तो फिर तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। तो रिजवान ने कहा ठीक है मैं यही करूंगा। अब वहां से लोग आ गए, उन्होंने एक धागा भी बांध दिया उसके हाथ पर। अब रिजवान का रोज का नियम बन गया, रात को सोने से पहले वो 10 बार उस आयत को पढ़ता और सुबह उठने के बाद 10 बार उस आयत को पढ़ता। और वाकई में उस आयत को पढ़ने से उसको फायदा हो रहा था। जो भी इंसिडेंट उसके साथ हो रहे थे वो नहीं हो रहे थे। 7-8 दिन ऐसे ही गुजरे। एक दिन की बात है, सुबह उठकर रिजवान ऑफिस चला गया। ऑफिस जाने के बाद अच्छा उसको एक और चीज कही थी कि जब भी कुछ अजीब सा फील हो तब भी वो उस आयत को पढ़ ले तो वो ठीक हो जाएगा। तो ऑफिस में फटाफट अपना काम कर रहा था, तभी उसे बहुत अजीब सा फील लगा, किसी की प्रेजेंस अपने आसपास फील होने लगी। तो जैसे से वो फील हुआ, उसने वो आयत निकाली और पढ़ने लगा, तो भी उसके पैर में एकदम से बहुत तेज दर्द हुआ। जैसे उसने नीचे देखा तो उसके पैर से बहुत तेज खून बह रहा था। जहां उसकी डेस्क लगी हुई थी वहां से कोई शार्प चीज नहीं थी, उसके पैर पे चोट लग गया, उसके पैर पे कट लग गया था और उसकी आवाज सुनकर उसके आसपास के लोग भी उसके पास में आ गए थे और वो सब आकर देख रहे थे खून कैसे आ गया। फटाफट से उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाया गया। इवन हॉस्पिटल ले जाने के रास्ते में वो बेहोश भी हो चुका था। घर वाले उसके वहां पर पहुंचे, उनको फोन कर दिया गया था। पहुंचने के बाद उसकी जो अम्मी थी उन्होंने कान में उसकी वही आयत पढ़ी जिससे उसको वापस से होश आया। उसके होश आने के बाद उसकी अम्मी ने उससे पूछा कि तुझे क्या हो गया है। तो उसने बताया कैसे चोट लग गई। तो उसने बोला कि तूने आयत पढ़ी थी। बोलते हाँ अम्मी मैंने पढ़ी थी, लेकिन आज मैंने ना सिर्फ आयत 9 बार पढ़ी, 10 बार नहीं पढ़ी। तो उसकी अम्मी ने बोला कि क्यों, क्या तूने ऐसा। बोलता मुझे लगा शायद कुछ नहीं होगा, ये सब आयत ऐसे पढ़नी होती है।
तो तेरा दिमाग खराब है, देख तेरे साथ क्या हो गया। तो रिजवान को समझ में आ चुका था कि वाकई में अब कोई और चीज नहीं इस दुनिया में जो उसकी रक्षा कर सकती है, सिर्फ वो आयत ही है जो उसको उस श्वेता से बचा के रख सकती है। तब से लेकर आज तक 11 साल गुजर चुके हैं, ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा है जब तक कि रिजवान रात को सोने से पहले और उठने के बाद वो आयत नहीं पढ़ता। रिजवान की ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और उससे बोले कि भाई तेरे साथ इतना कुछ चल रहा है, तूने हमें कभी कुछ भी नहीं बताया। उसने बोला कि यार मैं तुमको कुछ बताता भी तो भी क्या हो पाता, और दूसरा मैं इस चीज को भुलाना चाहता था, इसलिए मैं किसी से भी इसका जिक्र नहीं किया करता था। फिर वो उज़ैफ की तरफ देखकर बोलता है, यार उज़ैफ भाई, मैं तुमसे जिंदगी में पहली बार मिला हूँ, तुम्हें श्वेता दिखाई देती है, वो कैसे? मुझे भी आज तक जिंदगी में सिर्फ एक ही बार दिखाई दी और तुम उसको देख सकते हो। उज़ैफ उसकी तरफ मुस्कुराता हुआ बोलता है कि देखो भाई, जिंदगी में जो जिस वक्त पे लिखा है ना वो उसी वक्त पे होना है। शायद तुम्हारी इस शक्ति से, इस ताकत से आजादी मेरे थ्रू ही लिखी गई थी, इसलिए हम लोगों का यहाँ पर मिलना हुआ और अब तुम सेफ हो। तो ड्राइवर भी बोलता है कि हाँ सही बात है भाई, किस्मत बहुत बड़ी चीज है। आप खुद सोचो, रास्ते में अगर हमें वो बाबा नहीं मिलते तो हो सकता है कि उज़ैफ और उसके अब्बू से भी वो चीज कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि इतने बड़े बड़े मौलवियों से वो चीज कंट्रोल नहीं हुई थी। उसके बाद सुनकर रिजवान वापस उज़ैफ की तरफ देखकर बोलता है, हाँ यार लेकिन वो गायब कहाँ हो गए, मुझे समझ में नहीं आया। तो उज़ैफ बोलता है, छोड़ना, तो उस चीज के पीछे क्यों पड़ा है? अरे चल, तू जानना चाहता है कि तू जब बेहोश हुआ था तो श्वेता के गाँव क्यों गया? उसने बोला, हाँ भाई मुझे बताओ। उसने बताया कि जिस दिन तू बेहोश हुआ था तो अपने आप 35-40 किलोमीटर चलकर नगजारी गांव पहुंच गया था। एक्चुअली तो खुद नहीं पहुंचा था, तुझे वहां पर श्वेता लेकर गई थी एक काम करने के लिए, और वही एक काम श्वेता के लिए बहुत बड़ी गलती बन गई थी। उसने पूछा, भाई कैसा काम? तो उसने बताया कि जब श्वेता की मौत हुई थी उसके बाद श्वेता को उसके अंतिम संस्कार के लिए अपने गाँव ले जाया गया। वहां पर जब उसकी चिता को आग लगाई जा रही थी तो श्वेता वहां पर खुद मौजूद थी। श्वेता, जो भी उसके पति रमेश ने उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दी, जो भी उसके लिए कहा, श्वेता उससे बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी और अब वो मुक्ति नहीं चाहती थी। तो जब उसकी चिता को आग लगाएगी उसके बाद सारे घर वाले चले गए और घर में से एक शख्स जो है वो रुक जाता है ताकि वो वहां से चिता की राख को इकट्ठा करके, अस्थियां इकट्ठा करके जा सके, जिसको गंगा में वो बहाते हैं। तो वहां पे रुका हुआ था। उसी टाइम पर श्वेता ने, उसके शरीर में श्वेता चली गई और उसने अपनी अस्थियां एक पोटली के अंदर डाली और उस इंसान के सहारे वो अपने घर पर आई और उस पोटली को खोदकर जमीन के अंदर छुपा दिया, क्योंकि श्वेता अब इस दुनिया से जाना नहीं चाहती थी। उसके बाद वो वापस मालेगांव आई। उसने रमेश को ढूंढा लेकिन रमेश वहां से गायब हो चुका था, वो उसे कभी मिल ही नहीं पाया। तब से लेकर अब तक वो यहाँ पर भटक रही थी। उस दिन जब तू अपने ऑफिस के लिए निकला, वो परफ्यूम लगाकर, जो सेम परफ्यूम रमेश लगाया करता था, उस परफ्यूम की खुशबू से वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुई और रास्ते में तुम्हारी उससे टक्कर हो गई। जैसे तुम्हारी उससे टक्कर हुई, उसने तुम्हारे शरीर के अंदर वो घुस गई और वो वहीं पर रहने लगी। और अगली बार जब उसे मौका मिला, तुम जब दोबारा अपने ऑफिस पहुंचकर स्कूटी के पास बेहोश हुए, तो उसने सबसे पहला काम किया कि अगर किसी ने वहां पर वो पोटली ढूंढकर उसको गंगा जी में बहा दिया या फिर उसको जला दिया, तो वो तुम्हारे शरीर से दूर चली जाएगी। और वो तुमसे जुड़ चुकी थी और कहीं ना कहीं तुम उसे पसंद भी आ गए थे, तुम उसके लिए एक जरिया भी बन गए थे। तो वो तुमको लेकर गई वहां पर। वो चुपचाप अपने घर पर पहुंची, उसने वो पोटली निकाली और वहां से वो, तुम जब वापस आए तो वो पोटली तुम्हारे साथ वापस आई। फिर रात को वापस से वो तुम्हारे शरीर में आई। तुम्हारे पलंग के पास में उसने जगह ढूंढी, वहां पर उसने उस पोटली को गाड़ा ताकि अब उसे तुमसे कोई कभी भी दूर नहीं कर पाए। वो तो तुम्हें बहुत पहले ही यहाँ से ले जा चुकी होती, लेकिन वो जो मौलाना साहब की दी हुई आयत थी, उस आयत की ताकत की वजह से वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही थी। एक तरीके से अब वो तुम्हारी गुलाम बन चुकी थी। वो तुम्हें भी नहीं पता था, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ परछाई की तरह घूम रही थी, लेकिन वो तेरे और तेरे परिवार का कोई भी नुकसान नहीं कर सकती थी। रिजवान पूछता, लेकिन भाई ये सारी बात तुझे कैसे पता है? उसने बताया कि जब तुम लोग सब बाहर खड़े थे उस बरगद के पेड़ के बाहर, मैं, वो बाबा और श्वेता तीनों उस गाड़ी के अंदर थे, तब हम लोगों ने उससे सारी बात पूछी थी और उसने हमें बात बताई थी और उसी ने हमें अपनी मुक्ति का जरिया बताया। इसीलिए हमने फिर तेरे घर पे फोन करवाया और कहा उस पोटली को निकाल कर जला दो। जैसे ही वो जली, तुम सबको गाड़ी के अंदर आवाज आई थी, सबके सब बोलते हाँ हमको बहुत तेज आवाज आई थी किसी को चिल्लाने की। उस टाइम पर उसकी वो पोटली यानी उसकी वो चिता जल रही थी, उसके जलते ही वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली गई है। तो दोस्त, अब तो उस ताकत से आजाद हो चुका है और अब तो अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी सकता है। ये सब सुनने के बाद एक बार फिर से रिजवान ने उज़ैफ से कहा कि भाई
तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता, लेकिन हाँ तुझे कभी मेरी जरूरत पड़े तो बिना सोचे समझे मुझे सिर्फ एक फोन कर देना, मैं तेरे लिए अपनी जान तक दे दूंगा, क्योंकि तूने मुझे जिस मुसीबत से बाहर निकाला है उससे मुझसे कोई बाहर नहीं निकाल पाया। तो ये थी कहानी रिजवान की, जहां पर सभी जो धार्मिक बंधन होते हैं वो दूर हो चुके थे और दो धर्मों के लोगों ने मिलकर एक इंसान की जान को बचाने का काम किया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि आप एक परफ्यूम लगा के जाओ और वही परफ्यूम उस एंटिटी का एक अजीज शख्स जिसको प्यार करती थी वो लगाता था और वहां से वो आपसे अट्रैक्ट हो गई और आकर आपकी जिंदगी में बैठी। यहाँ पर रिजवान की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो अपने रास्ते से जा रहा था, लेकिन जाते जाते उसके गले में पड़ गई एक बला जिसने उसे 11 साल तक परेशान किया। तो ये थी हमारी आज की कहानी जो हमारे साथ शेयर की जैनुल ने। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें और हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।